आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के एनटीपीसी के एग्जाम से पहले 5 सेट में दूंगा। 3 सेट ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। अगर आप उस 3 सेट को नहीं देखे हो तो जाके उस 3 सेट को देख लेना। आज हमारा 4th सेट है। 4th सेट हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का सेट होने वाला है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का सेट होने वाला है। और आज का भी जो सेट है, ये सेट आपका 2024 और 2025 के रेलवे के पूछे गए क्वेश्चन के द्वारा बनाया गया सेट है। अगर मैं आपको क्वेश्चंस को एक बार दिखा दूं तो आप सामने क्वेश्चन को देख सकते हो। 2024, 2025, 2024 सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, आप आराम से देख लेना। जो आपका 5वां सेट होने वाला है, 5वां सेट आपका एकदम मोस्ट डिफिकल्ट टाइप का सेट होगा। और जो 5th सेट होगा उसको आपको जरूर देखना है। क्यों सर? क्योंकि 5th सेट में एनटीपीसी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के जो 2022 में पेपर हुए थे ना, उससे मिलाकर ये मॉक टेस्ट बना रहा हूं। मतलब प्योर एनटीपीसी के ही क्वेश्चन से ये मॉक टेस्ट बनने वाला है सेट 5। और सेट 5 जो आपके एनटीपीसी के डिफिकल्ट और टेढ़े सवाल पेपर में आए हुए हैं उसको मिलाकर ये सेट बनाऊंगा। तो जो आपके पेपर में 30 सवाल आएंगे, उस 30 सवाल में जो 2 से 4 सवाल होंगे जो आपको पेपर में परेशान कर सकते हैं, उसी 2-4 सवाल के कलेक्शन को एक जगह लेके 30 क्वेश्चन का सेट बनेगा। मतलब आप 25-26 तो कर लेंगे, लेकिन जो 4-6 आपको परेशान करने वाले हैं उसका एक कलेक्शन आपको सेट 5 में मिलेगा। तो आपको सेट 4 के बाद सेट 5 भी ढंग से करना है। आपको सेट 4 जो मिलेगा 2 जून को मिलेगा और सेट 5 आपको 3 या 4 जून को मिलेगा। आप लोग इसे तब तक लिए वेट कर लेना, एक दिन सेट 5 भी आपको जल्दी लेकर आएंगे। तो चलिए बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई भी सवाल को आपको बेसिक बच्चों की तरह नहीं सिखाने वाला हूं। मैं बहुत स्लो टीचर हूं। मैं एक एक स्टेप लिख के सिखाता हूं, हर एक बच्चों को ढंग से सिखाता हूं। लेकिन अभी जो हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है वो स्ट्रैटेजी ये चल रही है कि अगर आप पेपर में बैठे हो, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है और आपके सामने क्वेश्चन आया, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? उस सवाल को छोड़ोगे कि उस सवाल को करोगे? उस सवाल को करोगे तो ऑप्शन से करोगे, डिविजिबिलिटी से करोगे, यूनिट डिजिट से करोगे? आप क्या चीज देखोगे? आप उस टाइम पर आपका रिएक्शन क्या होगा उस क्वेश्चन के प्रति? इस माइंडसेट से मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो अपना माइंडसेट भी आप प्रिपेयर कर लो और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, क्या बैंक ऑफर्स 9.6% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट calculated on a half yearly basis? A customer deposit 8908 on 1st January of a year and 8908 on 1st July. At the end of the year, the amount he receives as interest is, छोड़ के भाग जाओ, देखते छोड़ के भाग जाओ भाई। 9.6% रेट है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, 6 महीने पर पैसा डाला गया, सोचने का ही समय नहीं, देखते भागो इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ा, A fraction R is equivalent to 18.75%. इसका मतलब क्या होता है सर? 3/16। अगर आप परसेंटेज के बेसिक्स पढ़ रखे हो तो आपको याद होगा 3/16 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 8² 9 × 2r का होल स्क्वायर। r की वैल्यू आपकी 3/16 हो गई, तो 8×8 = 64/9 × 2r स्क्वायर, तो 2 गुणे 3/16 का स्क्वायर। 2×8 = 16, 3 × 3 = 9, 8×8 = 64, 64 खत्म, 9 से 9 खत्म, एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बेसिक सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 49 × 51 × 54 × 37 × 123 डिवाइडेड बाय 24। 24 से डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा? ऑप्शन ए। सर इसे आप इतना तेज कैसे कर पाए? ये कैच है इस सवाल में, मस्त सवाल है। क्या आप इस तरह से कर पा रहे हो? मैं जानता हूं कैसे तेज कर पाया, बताता हूं। अगर मैं इसको देखूं 49 × 51 × 54 × 37 × 123 और इसे 24 से डिवाइड कर दूं। मैंने कुछ नहीं किया, बस हमने 3 से काटा, 3×8 = 24 और 3 से काटा, 18×3 = 54। अब मैं आगे 8 से काट काट के रिमाइंडर निकाल लूंगा। बोलोगे हाँ सर, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज फीड होना चाहिए कि अगर मैं 3 से काटा हूं, या फिर एक बार और आप काट लो, 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18। अगर मैं 6 से काटा हूं तो जो आंसर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, उसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने बस ये देखा कि कट रहा है 3 से, हमने 6 नहीं देखा था, हमने 3 देखा था, तो आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, रिमाइंडर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। जो मेरा शेषफल है 3 का डिविजिबल होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, टिक करके निकल जाओ। इतना आसान सवाल था। 10 सेकंड से 15 सेकंड।
सवाल है कि शॉपकीपर सेल्स एन आइटम 287.7 बाई गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 86% 85%। मैं तो भाग जाऊंगा भाई, इतना डिफिकल्ट है, 86 85, भले आसान होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। देखो 3 कंडीशन में मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूं। एक, जब आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज का लेंथ बहुत बड़ा हो, एक उसका कैलकुलेशन वाला डेटा बहुत डिफिकल्ट हो, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। तीसरा सवाल पढ़ते ही उसके कॉन्सेप्ट मुझे थोड़े टेढ़े लगे, मैं छोड़ दूंगा। इस 3 कंडीशन में आपको भी क्वेश्चन छोड़ देने हैं। ऐसा नहीं कि मैं अटेम्प्ट करूंगा, ईगो पे ले लूंगा, अरे ये मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। अगर आपका ये माइंडसेट है तो आप पेपर खराब कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दो, इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, 1 by 1 निकाला जा रहा है 52 कार्ड से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑफ देम आर जैक। आपके पास 4 जैक होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। पहला गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4c1 अपॉन 52c1, 4/52। दूसरा गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब सर एक गुलाम निकल गया है तो टोटल पत्ते 51 है और 3 गुलाम है तो 3/51, और तीसरा 2/50। काटाकुटी करो, 17×3 = 51, 13×4 = 52, 25 दूना 50। ऊपर एक आएगा, ऊपर एक ही ऑप्शन में, ऊपर एक आएगा, नीचे जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। 23वां और 24वां टर्म एपी का 42 और 312 है। 23वां 42 है, मतलब 23 - 1 a + 22d की वैल्यू आपके पास 42 है, और बोला है कि 24वां जो है वो 312 है, मतलब a + 23d की वैल्यू आपकी 312 है। फटाफट से मैंने माइनस कर दिया, a से a गया खत्म हो गया, 23 से 22 गया d बराबर 2 से 2 गया 0, 31 से 4 गया 270। मुझसे पूछा गया है कि 37वां टर्म बताओ, a + 36d की वैल्यू बताओ। मैं एक काम करता हूं, इसे लिख देता हूं a + 22d + 14d, और 22d की वैल्यू मुझे 42 पता है और d की वैल्यू मुझे 270 पता है, तो 14 × 270, यूनिट डिजिट 2 आएगा, खेल खत्म। अगर मैं इसको जोड़ू 2 और 14 से 0 किया 0, तो 0 में 2 जोड़ा, इकाई अंक 2 आएगा। आंसर सही है कि नहीं। कुछ बच्चे यहां पर a निकाल रहे होंगे, मैं क्यों निकालूंगा, मुझे a + 22d पता है, उसमें 14d और ऐड कर दूंगा। तेज बच्चा तो ये भी बोलेगा आंसर 7 का मल्टीपल भी होगा, लेकिन 7 का मल्टीपल नहीं, देखो आपका इकाई अंक ज्यादा आसानी से दिख रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। A conical tent can accommodate 30%, each person must have 5 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस। ये सवाल अगर आप पहले से कर रखे हो तो आप पहली बार में कर दोगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये सवाल नहीं कर पाओगे, आई एम सेइंग कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा एग्जाम में। अब आपके थोड़े सीजीएल की प्रिपरेशन मैं किया हूं और मैं पढ़ाता भी हूं, तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है। मुझे इस सवाल का पैटर्न याद है क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है और पास्ट में सवाल आ चुका है, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दूंगा इसे। वही सीआई वाला जो सवाल था ना, आप अगर देखोगे पहला सवाल जिसको हमने स्किप किया, ये चाहे मैं रेलवे का बात करूं चाहे एसएससी का बात करूं, आपके पेपर में कहीं नहीं दिखे हैं ऐसे लेंदी सवाल। बैंक में शायद देखे होंगे, तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि बैंक के क्वेश्चन हमने नहीं देखे। इट मीन्स कि आप इस सवाल को पहली बार कर रहे हो तो इसे स्किप कर दो। मैं क्या सिखाना चाहता हूं कि सर कैसे सवालों को किया जाना चाहिए, किन टाइप के सवाल को पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर मुझसे कोई ये पूछे कि मैं किस तरह के सवालों को अटेम्प्ट करूंगा पेपर में, तो मेरा जवाब ये होगा, जो इजी क्वेश्चन होंगे जिसको देखते मैं कर लूं, जो रिपीटेटिव पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, मतलब देखते ही इसका आंसर ऐसे आएगा, इस तरह से इसको सॉल्व करने वाला हूं, प्रोसेस ये होना है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखने वाला हूं, कैलकुलेशन जिसका आसान होगा। और रिपीटेटिव का मतलब है जिस टाइप के सवाल मैंने कर रखा है, जिस टाइप के सवाल मैंने कर रखा है, कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव हो, लैंग्वेज रिपीटेटिव हो, जैसे सवाल मैंने पहले से अटेम्प्ट कर रखा है उस टाइप के सवाल आएंगे, पहले को मैं अटेम्प्ट कर दूंगा। इजी हो, डेटा आसान हो, कॉन्सेप्ट आसान हो, और दूसरा उसकी कैलकुलेशन आसान हो तो ही अटेम्प्ट करने जाओ। अभी सवाल को हम लोग इसको छोड़ देता हूं, आप लोग देख लेना। सवाल पढ़ा मैं, अ कॉनिकल टेन कैन एकोमोडेट 30%, ईच पर्सन मस्ट हैव 5 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड। अब क्या है कि 30 आदमी है और ग्राउंड में 5 मीटर स्क्वायर एक आदमी ले रहा है, मतलब ग्राउंड का जो सरफेस एरिया होगा 30 × 5 = 150 स्क्वायर होगा। अब कोनिकल कुछ ऐसा बना होगा, तो इस ग्राउंड का जो एरिया है 150 स्क्वायर हो गया। इट मीन पर स्क्वायर की वैल्यू मुझे 30 × 5 = 150 मीटर स्क्वायर मिल गई। ठीक, बोलोगे हाँ सर। अब मुझसे बोला गया है कि एंड 120 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। अब एक आदमी को 120 मीटर क्यूब एयर चाहिए, तो मुझे 30 लोगों को 120 × 30 पूरा उस कॉनिकल टेंट में इतना हवा मिनिमम चाहिए। मतलब उस कॉनिकल टेंट का वॉल्यूम क्या होगा सर, वॉल्यूम होगा 1/3 पायर स्क्वायर एच। पायर स्क्वायर की वैल्यू 150 है,
एच मुझे नहीं पता है, और ये बराबर है 120 गुणे 150 के, 120 गुणे 30 के। 30 से काटा 30 पाँचे 150, 5 से काटा 24 पाँचे 120, ये 3 इधर जाएगा तो हाइट की वैल्यू 72 आएगी। और मुझसे ये पूछा गया तंबू की ऊंचाई क्या है। खेल खत्म, बोलोगे हाँ सर। बोला गया द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज 3726 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट। जैसे मन वैसे कर सकते हो। एक तरीका हो जाएगा कि 15% एक साल में 15% और 2 साल में 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15/100 32.25% बनाता है। तो आपके दूसरे साल में 17.25% बनाएगा। तो आपको 17.25% की वैल्यू दी गई है 3726, आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। तेज बच्चा तो ऐसे लिखेगा सीधा सीधा कि 3726 बटे 1725 गुणे 100 आंसर है ये चीज आप नहीं लिख पा रहे हो, मतलब आपके बेसिक्स में एक स्टेप मिसिंग है। जानते हो क्या, आपको याद नहीं है डेटा। जनरली मैं आपको सीआई पढ़ाता हूं तो डेटा याद करा देता हूं कि एक साल का 15% और 2 साल का 32.25 आएगा। 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे 100। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 30 प्लस 2.25, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि समझ जाओ आप लोग, नहीं तो पेपर में बस ये लिखता मैं 32.25%। अब मेरा 32.25% 2 साल का है, एक साल का 15%, तो दूसरे साल का आ जाएगा डिफरेंस इसका 17.25%। इसकी वैल्यू दी हुई है, आगे मुझे निकालना है। आगे काटाकूटी मचाओगे आंसर आ जाएगा। चलो काटाकूटी मचाओ। डेसिमल हटाया 2 जीरो आ गया। 25 से काटा 25 छक्के 150, 25 नवा 225, 25 से इसको काट लेते हैं, 25 चौके 100। 3 से काटू, 3 से काटा 23 तिया 69, 3 से काटा 3 एकम 3, 24 तिया 72, 3 दूना 6। 23 से काटता हूं 23 पाँचे 115, बच गया आपका कितना 9। कट नहीं रहा यार, 3 दूना आना चाहिए ना, 3 दूना आना चाहिए आपका। 23 से काटा 23 पाँचे 115, 9 बच गया, 23 चौके 92, 54 इंटू 4, 9 का मल्टीपल देख लो, 54 चौके 216, ऐसे आंसर भी हो गया। और आप ऐसे ही देख सकते थे, झूठ मूठ का मैं इतना टाइम पास कर रहा था यार। आखिरी में 2 जीरो आएगा, इतना आसान है। कोई ऑप्शन में 2 जीरो नहीं है, ऑप्शन बी। m is the smallest perfect square number which is exactly divisible by 12, 15 and 18. Then find the sum of the digit of the quotient obtained on dividing m by 25. मैं कुछ नहीं करूंगा, 9 का मल्टीपल देखूंगा। 9 9 9 9 एक ही ऑप्शन है। सर ये कैसे आप सोच रहे हो, ये आप सोच पा रहे हो कि नहीं 9 का मल्टीपल? ये 5 सेकंड का सवाल है। अगर आपके डिजिट सम और डिविजिबिलिटी पे कमांड है 5 सेकंड का, कैसे सोच पाया बताऊं एक बार। चलो बेसिक सिखाता हूं एक बार इसका। बोला है कोई m एक ऐसा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है और 12, 15, 18 का डिविजिबल है। मतलब वो संख्या कुछ भी होगा, एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 होगा, और उसके बाद उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ होगा जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बना होगा। ये तो होगा ही होगा। फिर इसको 25 से डिवाइड किया गया होगा तो कुछ कोसेंट आया होगा। कहानी यही हो रहा है ना? बोलोगे हाँ सर। सर 25 से डिवाइड करने के बाद में उसमें 9 का मल्टीपल कुछ ना कुछ बच जाएगा, और 9 का मल्टीपल बच जाएगा तो कोसेंट भी 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल का रूल ही यही है कि उसका सम ऑफ डिजिट का, उसका जो सम ऑफ डिजिट होता है वो 9 होता है। मैंने पूछा गया है कि उसका जो कोसेंट आएगा उसका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा। इतना इजी सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। A trader gives a discount of 5% of the mark price of an item and gives 4 items free on purchase of 14 items। छोड़ दो सर। अच्छा मैं छोड़ा क्यों? इसका लेंथ बड़ा है, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा। कितना लाइन पढ़ूंगा? जो 2-3 लाइन के सवाल है उसको पहले करते हैं हम लोग, स्किप कर दो। व्हाट विल द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग? मीडियन निकालना है, छोटे वाले से स्टार्ट कर देते हैं। 14 14 14 से बड़ा जस्ट कौन सा है? 29 29 से जस्ट बड़ा 40 48 50। मीडियन का पहला काम होता है कि यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में इसे अरेंज कर रहा हूं। तो 14 14 29 40 48 50, 50 के बाद 51, 51 के बाद 76 78 89। अच्छा 73 छूट रहा है। 73 76 78 और 89। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, मतलब 5 इधर 5 उधर, बीच में जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 5 इधर 5 इधर, बीच में 50 आया तो 50 आंसर हो गया। बेसिक सवाल था, आसानी से हो गया। गलती तो नहीं किया हूं ना? 3 3 6 3 9 2 11 सही है। If the simple interest is 60 and compound interest is 62 in 2 years at the same rate of interest, find the principal। लगा दो भैया ट्री कॉन्सेप्ट लगा दो फटाफट से कि 60 अगर ऐसा ही रहा है तो 2 साल में 30 30 रहा होगा, और 2 इसका डिफरेंस रहा होगा, तभी जाके टोटल 62 रहा है।
अब 30 पर 2 का ब्याज है, मतलब प्रिंसिपल पर भी 2/30 का ब्याज रहा होगा। तो प्रिंसिपल का 2/30 जो है वो बराबर है 30 के। तो 30 या 900 बटे 2, पी बराबर हो जाएगा 450। प्रिंसिपल 450। चलो बताना रेट क्या आएगा। रेट आएगा 6.66%। इतना तेज आपको करना पड़ेगा। कैसे किया? तो 2 का इंटरेस्ट है 30 के ऊपर, 2/30 1/15 होता है, 1/15 मतलब 6.66%। इतना तेज पेपर में मैं सवालों को क्या करता था, और मैं चाहता हूं आप भी ऐसे क्या करो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस आर 3 0 4 5 1 4 2 -2 -1। 3-4 तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। एक तरीका आ रहा है कि सारा साइड निकाल दो, एरिया आ जाएगा। एक तरीका आ रहा है, भाई सबसे आसान तरीका करते हैं। देखो मेरा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इसके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और फिर इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालूं, मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो ये होगा वो आधा आधा 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। बेसिक सी बात है, क्या ही दिक्कत है। अगर मैं इसका एरिया निकाल के 2 गुना कर दूं, बात खत्म हो गया, आंसर आ जाएगा। या फिर मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं 2 बार, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। यही तरीका बढ़िया है। देखो मुझसे बोला गया 3 0 है, ये 4 5 है, ये -1 4 है, ये -2 -1 है। एरिया निकालने का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको पता होगा, कि किसी एक को 0 बना दो। मैं 3 0 में से क्या करता हूं, सबसे 3 माइनस कर दिया, तो मेरा ये क्या हो गया, ये 0 0 हो गया। इसे 3 माइनस किया तो 4 से 3 गया एक, और 5 एज इट इज रख दो। और इससे 3 माइनस कर लो। किससे माइनस कर लो? इसी से माइनस कर लो। क्या कर लेता हूं, हटाओ। अच्छा ये बाद में आया ना, तो एक काम करता हूं, इसको ऐसे मिला देता हूं। देखो एक काम करता हूं, ओहो मैं काम किया, इससे 3 माइनस कर लिया, लगातार 3 माइनस हो जाएगा। 3 माइनस करूंगा तो -1 -3 -4 और 4 हो जाएगा। अच्छा किसी को समझ में, तो ऐसा तो नहीं हो रहा समझ में नहीं आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट को 0 0 बना दो, उसके बाद आपका एरिया निकालना आसान हो जाता है। तो मैं जनरली ऐसे सवालों में फोटो भी ना बना के मैं सीधा बोलता है, इसको 0 0 बना दो। 3 से 3 गया 0, इसको 4 से 3 गया 1, और ये 5 एज इट इज हो जाएगा। -1 से 3 गया -4, और ये 4 हो जाएगा। और इसको भी अगर बनाना चाहते हो तो बना दो, लेकिन इतने से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मैं इसका एरिया निकाल दूंगा और फिर मैं इसको 2 गुना कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये तरीका मैं लगा दूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं कि बोलूंगा 1, और ये हो जाएगा 5, ये -4 और ये 4, 1 चौके 4, 5 चौके 20, 20 और माइनस, ये माइनस का 20 है और ये माइनस का 4 है, लेकिन ये मॉड में होता है, तो ये 1/2, 1/2 -20 -4, तो ये आ गया आपका 12 दूना 24 12। अब इसका एरिया 12 है तो इसका एरिया भी 12 होगा, क्योंकि डायगोनल इसे इक्वली डिवाइड करेगा, तो 12 दूना 24। ये एक तरीका मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। और तरीका अगर मैं बताऊंगा तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x1 - x2 y1 - y2 का होल स्क्वायर, फिर इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका डिस्टेंस निकाल लो। या फिर और भी एक तरीका दिमाग में आ रहा है भाई, आप इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका डिस्टेंस निकाल लो, 1/2 d1 d2 कर दो, 1/2 d1 d2 कर दो। ऐसे भी तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? आप डायगोनल का लेंथ निकाल के कर दो, आप तीनों चारों साइड्स निकाल के एरिया निकाल दो, जैसे आपको निकालना है निकाल सकते हो। मेरे दिमाग में कंटिन्यूअस 3-4 मेथड आ रहे हैं। कई बार ऐसे इस वजह से भी आपका पेपर खराब हो जाता है कि आपके दिमाग में कई सारे मेथड एक बार आते हैं, आप ध्यान रखना। तो उस केस में भी आप स्किप कर सकते हो, आके आराम से करो। जैसे मेरे दिमाग में एक मेथड ये आ रहा था, एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, और भी एक जो कि हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट से, वैसे भी हो सकता है। तो आपके लिए एक तरीका हमने सिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं जैसे ही सवाल को देखा मेरे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट पहला आया। अगर आप पढ़े होंगे अलजेब्रा तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री होता है कि जो सवाल का डिग्री होता है वही आपका आंसर का डिग्री होता है। अगर मैं देखूं सवाल का डिग्री क्या है, सर सवाल का डिग्री b इंटू सी या फिर a इंटू सी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। सवाल का डिग्री अगर 2 है तो आंसर का भी डिग्री 2 होगा। मैंने देखा सर कि इसकी डिग्री क्या है, तो सर इसकी डिग्री तो आपका 3 आ जाने की वजह से 0 हो गया। हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन में सैटिस्फाई करता है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? जिसका डिग्री हर वेरिएबल पर सेम हो।
वो होमोजीनियस इक्वेशन होता है। जैसे मैं बोलूं इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, तो ऊपर वाले इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो जो आंसर होगा वो भी एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा और उसकी डिग्री 2 होगी। मैं ध्यान से देखा तो पहला वाला ऑप्शन होमोजीनियस इक्वेशन था ही नहीं। दूसरा वाला ऑप्शन का ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 1 हो गया डिग्री, तो गलत है। इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 3 हो गया डिग्री, तो ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन डी, इसका 2 डिग्री, 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 खेल खत्म। बिना पेन उठाई सवाल को डिग्री के कॉन्सेप्ट से कर सकते थे। डिग्री के अलावा और भी तरीके हैं, जैसे मैं ध्यान से देखा, मैं वैल्यू पुटिंग से भी इस सवाल को कर सकता हूं। वैल्यू पुटिंग से कैसे कर सकता हूं? मैं बोला कि सर किसी एक को 0 पुट कर दो, ए बी सी है, किसी एक को 0 पुट कर दो। अब मेरे दिमाग में किसको करूं? मुझे ये दिखा कि सर अगर मैं बी को 0 करता हूं तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, मुझे मिला क्या? a माइनस सी इंटू माइनस सी। अब सवाल माइनस सी मल्टीप्लाई में है, याद रखना माइनस सी मल्टीप्लाई में है, a माइनस सी इंटू माइनस सी। अब ये b को 0 करने पर जिस ऑप्शन में ये पार्ट मिल रहा है वो आंसर हो जाएगा। देखो b को 0 पुट किया, b को 0 पुट किया, 3 माइनस ac मिला, आंसर नहीं होगा। b को 0 पुट किया, b को 0 पुट किया, b को 0 पुट किया, c मिला, आंसर नहीं होगा। b0 b0 b0, ये माइनस का ac मिला, ये भी आंसर नहीं होगा। b0 b0 b0, सी स्क्वायर माइनस ac, c कॉमन कर दो तो ये c माइनस c कॉमन कर दो अगर, तो ये c माइनस a होगा। अगर इसमें भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c माइनस a हो जाएगा। यू कैन गो विथ वैल्यू पुटिंग, बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ो। अ कार ट्रेवल 4 सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 20 30 60, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ऐसे केसेस में सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से कर दो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है एलसीएम मेथड से कर दो कि 10 20 30 60 का एलसीएम ले लो। उस 3 को मैं यूज भी नहीं करूंगा क्योंकि अगर इक्वल डिस्टेंस चला जाता है तो मैं एलसीएम मेथड से जाऊंगा। 10 20 30 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। अब 60 एक बार 10 से चला, एक बार 20 से चला, एक बार 30 से चला, एक बार 60 से चला, तो 60 कितनी बार चला? 4 बार। और टाइमिंग क्या लगा? 6 3 9 2 11 1 12, 12 25 60, सर 500 के 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एवरेज निकल के आएगा। बेसिक सवाल था। बोला व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? क्या सॉल्यूशन मिलेगा? बेसिक सी बात है कि मैं ऑप्शन से चला जाऊंगा। x को क्या रख दो? अगर x को 5/3 रख दो, y को -5/3 रख दो, z को 6, सेटिस्फाई कर रहा है पहला इक्वेशन। ये 4/3 -4/3 5 नहीं कर रहा है, -4/3 +4/3 सेटिस्फाई कर रहा है, -5/3 +5/3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। एक बार ऑप्शन बी को सेटिस्फाई करा के देख लो, सॉरी एक बार इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करा के देख लो, जो सेटिस्फाई कर जाएगा उसे टिक कर देना। मैंने पुट किया ए को, अगर ए सेटिस्फाई करेगा तो फिर बी को चेक करूंगा। 2 इंटू 5/3 10/3 हो जाएगा, -5/3 +5/3 हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 6 3 18। आंसर नहीं होगा ये। सर इतना जल्दी आप कैसे बोल दिया आंसर नहीं होगा? किसी के दिमाग में बात आ रहा होगा, बताऊं? देखो जैसे 6 3 18 होगा, 18 में कुछ ऐड होने के बाद कभी 14 मिलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। ये वैल्यू मेरा 18 से बड़ा हो गया, मतलब सी आंसर होना चाहिए। -4/3 मतलब -8/3, और ये हो जाएगा -4/3, 8/3 4/3, ये हो जाएगा 12/3, मतलब ये -4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5 3 15, नहीं 6 3 18, 6 3 18, ये आंसर हो गया। 18 - 4 14 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। आगे बढ़ो। ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एम एट 6:15 AM एंड अराइव्स स्टेशन इन एट 3:15 AM। कितना टाइम लगा है? 6 से 3 9 घंटे लगे हैं। ऑन द सेम डे ट्रेन बी लीव्स स्टेशन इन एट 8:15 AM एंड अराइव स्टेशन एम एट 2:15 PM। अब ये डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो डिफिकल्ट है। सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है, एक सर्टेन जगह से निकली सर्टेन जगह पहुंची, और एक दूसरे सर्टेन जगह से निकली दूसरे सर्टेन जगह पहुंची, चला गया, डिस्टेंस समान है, लगा हुआ टाइम क्या है? एक को 6 बजे से चली है 6:15 से, तो 9 घंटा लगा है, और दूसरे को क्या टाइम लगा है? 8:15 से चली है तो 2:15 में पहुंची है, 6 घंटा टाइम लगा है। टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? सर 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2:3। अरे भैया ऐसे बोला हमने कि मान लेते हैं एक यहां से गई यहां पहुंच गई, ये 9 बजे खुली, 6:15 में खुली, 3:15 में पहुंची। एक यहां 8:15 में खुली, यहां 2:15 में पहुंची, चला गया, दूरी समान है, तो टाइम का जो रेशियो है उसी का रिवर्स आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो 9 × 2 या 6 × 3, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18 यूनिट। अब बोलोगे एक 6:15 में खुल रही थी सर, एक 8:15 में खुल रही थी, पहले मैं क्या करूं कि रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए एक को 2 घंटा चला देता हूं। बोलोगे हाँ सर, इसको 2 घंटा चला दूं।
अब जो 2 घंटा चल रही है वो पहली ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड क्या है 2 यूनिट, तो 2 दूना 4 यूनिट चल गई, बचा कितना 14 यूनिट। इस 14 यूनिट को अब दोनों चलेंगे, ये इधर से चलेगा ये इधर से चलेगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा 2 + 3 5। अब 5 की स्पीड से 14 यूनिट का डिस्टेंस चला जाएगा, तो 14/5, 5 दूना 10, 2 सही 4/5 आवर लगेगा, आवर को मिनट में बदल दो, 12×5 = 60, 2 घंटे 48 मिनट में ये एक दूसरे से मिलेंगे। हमने रिलेटिव स्पीड लगा दिया, सापेक्ष गति, कि 8:15 से एक यहां आएगा और 8:15 से एक यहां आएगा, तो मिल जाएगा। तो 8:15 से इन्हें 2 घंटे 48 मिनट लगेगा, तो 8 2 10 बज गया, 48 15 कितना हो गया 48 और 10 58 और 5 63, तो आपके 63 मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 8 10 11:03 पर मिलेगा। 63 आया तो ऐसे भी आप बोल सकते हो 60 में 3 ऐड हुआ तो 3 मिनट आवर से ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन में था। अगर आपको आता है तो आपके लिए 40 से 50 सेकंड या फिर 1 मिनट का सवाल है, नहीं आता है तो आपको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। पाइप ए कैन फिल an empty tank in 72 मिनट और बी कैन 51 मिनट। पाइप ए एंड बी बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली, ए और बी को साथ में खोला गया। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप ए बी क्लोज्ड सो दैट, पहले 72 51 का एलसीएम ले लो भाई, 3 से काटा 24 × 72, 3 से काटा 17 × 51, तो 3 × 24 × 17 एलसीएम हो गया। 72 से काटा तो इसका एफिशिएंसी 17 आ जाएगा, 51 से काटा इसकी एफिशिएंसी 24 आ जाएगी। अब मुझसे ये बोला गया कि कितने देर बाद ए को बंद कर देना चाहिए जिससे कि टोटल 34 मिनट में भर जाए। इट मींस कि सर बी जो है 34 मिनट चला है, सिंपल सी बात है। टोटल कैपेसिटी क्या है, तो 17 × 51 × 24 मल्टीप्लाई कर दो, 24 से कम 24 की 4, 24 × 5 = 120 और 2 122, 1224 मिनट का काम करना था। जो बी है अकेले 34 मिनट काम किया है, 24 की स्पीड से 34 मिनट काम किया, 24 हो के 96 की 6, 9 बचा, 24 × 72 और 9 कितना हो गया 81। जो रेस्ट काम होगा वो एक किया होगा, 14 से 6 गया 8 और 1 से 1 गया 0, 12 से 8 गया 4। इसको ए ने किया होगा कितने देर में चेक कर लो, 17 से डिवाइड कर दो, 17 दूना 34, 17 चौके 68, मतलब 24 मिनट तक ए चला होगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अकेले बी चला होगा, खेल खत्म हो गया। बढ़िया सवाल था ये, कैलकुलेटिव पैटर्न का सवाल था कांस्टेबल का। सीरियसली बताओ तो पेपर में आपको थोड़ा टाइम ले सकता है, मैंने भले कर दिया लेकिन आप देखो कितना कैलकुलेशन है। मुझे 24 का टेबल याद है, मुझे तो 37 का भी याद है, लेकिन ये पेपर में डिफिकल्ट होने वाला है सवाल, इसको आप फर्स्ट गो में नहीं कर पाओगे। यह है 69 के पावर 0.07 बराबर x, 69 के पावर 0.67 बराबर y, x टू दी पावर z मतलब x के पावर z, तो लिख सकते हैं 69 के पावर 0.07 इंटू z बराबर हो जाएगा y के पावर 7, 69 के पावर 0.67 इंटू 7, बेस बेस कंपेयर हो जाएगा, मतलब 0.07 z बराबर 0.67 इंटू 7, डेसिमल उड़ गया तो मैं बोलूंगा 7z बराबर है 67 × 7 के, तो 7 से 7 खत्म, z बराबर 67 के, ऑप्शन बी बेसिक सवाल। The price of an item was increased by x%, later the new price was decreased by x%. If the latest price was 1, then what was the original price of the item? बेसिक सवाल। अगर आप इस साल के यूपीएससी सीसेट 2025 के सवाल देखोगे, उसमें सवाल दिया गया था, पहले x% से बढ़ाया, फिर x% से घटाया, फिर x% से बढ़ाया, फिर x% से घटाया, 4 बार। ये तो आसान सवाल है क्योंकि कांस्टेबल का सवाल है, 2 बार बढ़ाया घटाया गया। मान लेते हैं प्राइस p रुपए है, एक बार x% से बढ़ाया है ना पहले, तो 100 + x/100 हो जाएगा, फिर आपके x% से घटाया तो हो जाएगा 100 - x/100, और इसके बाद जो रुपया आ गया 1 रुपया आ गया, तो पूछा गया पहले प्राइस क्या था, p का वैल्यू निकाल दो, तो 100 × 100 उधर जाएगा, तो 100 × 100 10,000 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 100 + x × 100 - x, ऑप्शन ए बेसिक सवाल। बोला गया द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स आर 2.52 मीटर 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज 70 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कवर दिस बॉक्स। कुछ भी आंसर होगा सर, मैं जब कैनवास का सरफेस एरिया निकाल लूंगा टोटल, उसमें 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट मींस आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 7। चेक करते हैं, 7 दूना 14, 6 बच गया, 7 8 56 बच गया, नहीं हो रहा है। 7 दूना 14 ये भी नहीं होगा, 7 एकम 7 6 होगा, 7 9 63 ये भी नहीं हो रहा है, 7 एकम 7 7 8 56, आंसर ऑप्शन डी। मेंसुरेशन के सवाल में 7 के मल्टीपल, 11 के मल्टीपल, इनसे बहुत सवाल सॉल्व हो जाते हैं, और खास करके रेलवे में मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो रहे हैं। अब टिक करके निकल जाओ।
बोला गया फॉर अ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट बीना है 60 ml ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, हाउ मेनी ml ऑफ 60% सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू मेक अ 30% सोल्यूशन। एलिगेशन का सवाल है। ये 25% वाला सोल्यूशन था, 60% वाला मिला के एक 30% वाला बनाना था। 30 से 25 गया 5, 60 से 30 गया 30, 5 छक्के 30, 6:1। 60 ml था तो 6 यूनिट की वैल्यू 60 ml, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ml। 10 ml उसको 60% वाला मिलाना पड़ेगा। बेसिक सवाल, सीधा बोल रहा है कि मेरे पास एक 25% का था, एक 60% वाला, कितना मिला दूं कि 30% का रिजल्ट आ जाए। खेल खत्म। बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर पॉलीगन ऑफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। इंटीरियर 165 है तो एक्सटीरियर हो जाएगा 180 माइनस 165, 15 डिग्री। और मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, तो 360 अपन 15 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितने इसमें साइड होंगे? 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24 ऑप्शन है। बेसिक सवाल। अगर आपसे पूछ दिया जाए नंबर ऑफ डायगोनल क्या होंगे, बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे आंसर। विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्णों की संख्या क्या होगी? बोला गया पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम विद साइड पी एक्स परपेंडिकुलर ऑन एस आर। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। कभी आपको अच्छा फिगर बनाने के पीछे नहीं पड़ना है। आप ध्यान रखना कि मैं जब बोर्ड पे लिखता हूं तो मैं बहुत अच्छा लिखता हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही लोग बोलते हो कि सर आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन आप देखोगे मैंने एक भी क्वेश्चन में अच्छा हैंडराइटिंग नहीं लिखा। आपके पेपर में अच्छा हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको जल्दी और सही सॉल्व करने के मिलते हैं। तो आपको यहां पर हैंडराइटिंग और अच्छा इमेज बनाने के पीछे नहीं भागना है। पी एक्स परपेंडिकुलर ऑन एस आर, ये रहा पी एक्स, ये एस आर पर मान लेते हैं ऐसे परपेंडिकुलर होगा। आर वाई परपेंडिकुलर ऑन पी एस, आर वाई होगा परपेंडिकुलर पी एस पर, ठीक है। पी क्यू बराबर 21, पी क्यू 21 तो पैरेललोग्राम है, ये भी 21 हो जाएगा। और पी एक्स 8 है तो पी एक्स आपका 8 है, तो 21 गुणे 8 168 मेरा एरिया हो जाएगा। और आर वाई 12 है, आर वाई 12 है तो मुझसे ये पूछा गया होगा पी एस या आर क्यू, तो ये हो जाएगा पी एस इंटू आर वाई। 12 गुणे पी एस लिख लो भाई, 12 से काटा ये पी है, 12 कम 12, 12 चौक 48, 14 हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैं जानबूझ के वो नहीं बताया क्योंकि पेपर में इतना तेज नहीं लगेगा। जानते हो क्या कॉन्सेप्ट होता है? जो परपेंडिकुलर साइड्स का रेशियो होता है उसका रिवर्स उसके साइड्स का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर पी एक्स और आर वाई का रेशियो क्या था? 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये 2:3 था, तो जो साइड का रेशियो होगा 3:2 होगा। 3 की वैल्यू 21 है, 3 7 21, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 7 14 होगा। ऐसे भी आप सोच सकते थे, ये पैरेललोग्राम का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन पेपर में बिना इमेज बनाए थोड़ा करना डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। अब मैं टीचर हूं, मुझे आइडिया लग रहा है कि पी क्यू आर एस कहां होगा, पी एक्स कहां होगा, ये होगा, तो मैं कर पा रहा हूं। आपके लिए इमेज बनाना ही सही होगा, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन 5x - 3y/7 7x + 4y = 18? एक सोल्यूशन होगा। सर इतना तेज कैसे कर पाए? यूनिक सोल्यूशन का क्या होता है केस? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हमने देखा a1/a2 5/7 नहीं बराबर है -3/4 के और नहीं बराबर है 7/18 के, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। खेल खत्म। बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 34,480? दो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 7 और 3%। 7 3 10 माइनस 7 तिया 21, जितना आएगा वही आंसर होगा। दो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड 2%। 8 2 10 माइनस 8 2 16, इट मीन्स ये बड़ा आएगा, ये 9.84 आ जाएगा और ये हो जाएगा 9.79 का डिस्काउंट। चलो सिंगल डिस्काउंट ऑफ 9.8%। कौन ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है? सर साफ साफ ये कि ये ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ऑप्शन बी। मुझे पूछा क्या गया है, एक बार चेक कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट? सर बी दे रहा है, मतलब ऑप्शन ए आंसर। बढ़िया सवाल है, सी और बी पर समान मिलेगा, नहीं बी पर ज्यादा मिल रहा है। ये 9.80 है, ये 9.84 है, ठीक है। चलो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहले ने सवाल को देखा, सवाल में देखा कि सर ऊपर में 2 4 डेसिमल, नीचे 2 6 डेसिमल, यहां 1 2 3 1 2 4 6 6 ही है, आसान हो गया, ये तो ज्यादा आसान हो गया। सर ऊपर भी 6 डेसिमल, नीचे भी 6 डेसिमल, मुझे डेसिमल दिखेंगे ही नहीं। मेरे लिए सिंपल नंबर है, 259 है, 261 है, 185 है, 7 है, 87 है। 29 का पढ़ा याद है, 29 तिया 87, 29 9 261, 3 से काट दिया, 3 तिया 9, 37 5 185, 37 7 259, 7 7 खत्म। 3/5 आंसर, 3/5 मतलब 5 6 30, 0.6 आंसर। अब यहां पर जिसको 29 और 37 के बारे में थोड़ा सा ही पता होगा वो थोड़ा तेज कर जाएगा। इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, अभी कम टाइम है
तो अब थोड़ा तेज तरीके से अब 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज को देख लो। मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज, वहां पर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ 29, इंपॉर्टेंस ऑफ 37 बता रखा है और इस तरह के क्वेश्चन भी करा रखे हैं और डेसिमल वाले क्वेश्चन भी करा रखे हैं। अब सर्च करोगे 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज भाई अभिषेक ओझा सर, आपको मिल जाएगा। 30 वीडियो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको देखना। ऐसे सवालों को तेज करने सिखाया हूं। फिर से माधिका पूछ दिया फाइंड द मीडियन, अरेंज करो। 52 के बाद 68, फिर 88, फिर 90 और 90 के बाद आपका हो गया 110, 110 के बाद 134, 152 और 180। हमने सबसे पहला काम किया, इसे अरेंज कर लिया। कितने हैं? 3 3 6 2 8, मतलब 3 एक तरफ 3 एक तरफ कर दो, 3 एक तरफ कर दो, तो 90 और 110 का जो एवरेज आएगा 100, वही होगा मीडियन। बेसिक सवाल, प्योर बेसिक। 90 प्लस 110 बटे 2 या बीच वाला 100 आंसर हो जाएगा। If the quadratic equation x square minus 4ax plus b plus 1 बराबर 0 where a and b are real constant has no real root। no real root कब होता है? जब b square minus 4ac लेस देन 0 होता है। तो b square minus 4ac लेस देन 0 कर दो। b square 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 4ac 4b माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। 4 कॉमन कर दूंगा तो क्या बचेगा? 4a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4 कॉमन कर दिया तो बराबर b हो जाएगा। तो b बराबर 4a स्क्वायर माइनस 1, इसको थोड़ा ऐसे पलट देंगे तो b ग्रेटर देन 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे भैया इसे लिख दिया। इसको क्या किया? 2a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2a माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1 हो गया, ऑप्शन डी। रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट। इट टेक्स रवि 6 आवर्स टू टाइप 32 पेज ऑन अ कंप्यूटर वाइल इट टेक्स कुमार 5 आवर्स टू टाइप 40 पेज। तो 6 घंटे में 32 पेज करता है तो इसकी स्पीड क्या है? 32/6 की। और ये 5 घंटे में 40 पेज करता है तो इसकी स्पीड क्या है? 40/5 की। और मुझसे बोला गया है कि वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू देम टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110। 11 का मल्टीपल कहीं दिख रहा है क्या? 1/4 हो जाएगा, 8 6 32 1 33। मुझे तो लग रहा है डी आंसर होना चाहिए। 7 दूना 14 15 डी लग रहा है। चेक करते हैं, चेक करते हैं। पहले से बोलना थोड़ा टफ है, चेक करते हैं। ये स्पीड हो गया रवि का, ये स्पीड हो गया कुमार का, दोनों का स्पीड और 110 पेज का काम है। 5 8 40, 2 3 6 और 16 दूना 32, 3 8 24, तो 110 गुणे 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर वही होगा भाई। 3 8 24 प्लस 16 40, 0 से 0 खत्म, 33/4। 4 8 32, 8 सही 1/4 और 1/4 को मैं घंटे में बदलूंगा, मिनट में बदलूंगा तो ये 15 मिनट हो जाएगा। तो 8 आवर्स 15 मिनट, ऑप्शन डी। यहां पर हमने 11 का मल्टीपल देखा था। जब 15 मिनट को मैं 1/4 लिखा था तो मुझे ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन में 11 का मल्टीपल दिख रहा था और सवाल में 11 का मल्टीपल था, तो थोड़ा कम टाइम लग रहा था मुझे देखने में। अब मैं पीछे जाऊंगा। अब जैसे मैं थोड़ा टीचर हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैं 25 26 27 या फिर उससे ज्यादा सवाल फर्स्ट गो में कर दे रहा हूं। आप एक एस्पिरेंट हो तो आपको टारगेट करना है कि फर्स्ट गो में 20 सवाल आप निपटा लो, 22 सवाल आप निपटा लो। इतना आप निपटाओगे तो आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे उस भीड़ से जो सिलेक्शन नहीं लेने वाली है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अब मैं जाऊंगा पीछे और एक एक क्वेश्चन को करना शुरू करूंगा, इसको देखूंगा फिर छोड़ के भाग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट है यार। सवाल पढ़ो। अ बैंक ऑफर्स 9.6% एनुअल, हाफ ईयरली मतलब 4.8%, कंपाउंड इंटरेस्ट है और 4.8% रेट है। थोड़ा सा हमने ऑप्शन की तरफ ध्यान दे दिया। 1303.08, 1303.27, 1299.47, 1313.27। हमने ऑप्शन की तरफ क्यों ध्यान दिया? सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। मैं सोचा था कि 4.8 को 5 ले लूंगा और 5 लेके सॉल्व कर दूंगा। फिर मैंने ऑप्शन में देखा कि 5 लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शंस बहुत क्लोजर है। इस सवाल को छोड़ के फिर भागूंगा, आऊंगा 15-20 सेकंड दूंगा फिर भाग जाऊंगा। अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन छोड़ा हूं सीधे मैं उसी क्वेश्चन पे गया। क्वेश्चन नंबर 4, A shopkeeper sells an item 287.7 by giving 2 discount of 86% and 85% on its marked price। एमपी पर 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक 86% का एक 85% का। If he had not given any discount, he would have earned a profit of 37%। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 37% का प्रॉफिट हो जाता। इट मींस जो उसका सीपी होगा उस पर 37% मार्क किया होगा, मार्क्ड प्राइस 37% मार्क किया होगा, तभी तो फायदा हो जाएगा।
मैं बोला 100 का खरीद कर लाया, अगर मैं कुछ नहीं करता ऐसे ही बेच देता तो 110 रुपए मेरे पास आते, तो मैं 10 रुपए ज्यादा मार्क किया हूं। इट मीन उसका जो सीपी होगा उसने सीपी पर अपना 37% मार्क कर रखा है। अभी से 137% के मार्कअप पर पहला डिस्काउंट 86 का दे रहा है, मतलब उसे 14 का बेच रहा है, और दूसरा डिस्काउंट 85 का दे रहा है, इट मीन उस पर 15 का बेच रहा है, और जो वो बेच रहा है तो उसे 287.7 रुपए में बिक रहे हैं। उड़ा दो, एक डेसिमल आ जाएगा 10 का नीचे, 0 से 0 खत्म। अब काटा कुटी लगाओ, 7 से तो कट रहा है सर, साफ साफ 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 137 से कट गया, 7 तिया 21, 13 तिया 39, 2 41, 3 से काटा 3 5 15, 5 दूना 10 खत्म। 100 पे 100 जीरो, मतलब 100 पे 2 जीरो, ऑप्शन सी। सीपी की वैल्यू हो जाएगी 10 पर टोटल 3 जीरो और 2 2 4 जीरो, आंसर। बढ़िया सवाल था, लेकिन जो इस लाइन को अंडरस्टैंड कर जाएगा वो सवाल को एक लाइन में कर देगा, जो इस लाइन को अंडरस्टैंड कर जाएगा उस सवाल को एक लाइन में कर देगा, कि जो एमपी है जिसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है वो सीपी के 137% है, बस यही समझना है। आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 10। अ ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एंड गिव्स 4 आइटम फ्री ऑन अ परचेज ऑफ 14 आइटम एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 33%। डिजोनेस सेलर का कॉन्सेप्ट है भाई, डिजोनेस सेलर, अगर आप नहीं पढ़े हो सर्च करना डिजोनेस सेलर भाई अभिषेक ओझा सर, आपको मिल जाएगी 1 घंटे की वीडियो जिसमें हमने 30 सवाल करा रखा है, आई थिंक 23 सवाल करा रखा है, 23, उसको देख लेना। कैट लेवल एनटीपीसी लेवल दोनों करा रखा है, सीडीएस का भी सवाल करा रखा है, एनटीपीसी का भी करा रखा है, कैट का भी करा रखा है, सीजीएल का भी करा रखा है। सर्च करोगे डिजोनेस सेलर भाई अभिषेक ओझा सर। बोला है कि 5% का एक डिस्काउंट है, तो 5 पर 1 मतलब 20 का चीज 19 में जा रहा होगा, ठीक बोलेंगे हाँ सर। अगला है कि एंड गिव्स 4 आइटम्स फ्री ऑन परचेज ऑफ 14 आइटम, 4 फ्री मिलता है 14 खरीदने पर, मतलब 14 4 18 सामान लाता हूं, 14 का पैसा देता हूं। इट मीन मेरा डिस्काउंट कितने का है कि 18 का सामान 14 में ले आ रहा हूं, 4 का डिस्काउंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि 5 खरीदने पर 2 फ्री, 4 खरीदने पर 3 फ्री होता है, डिस्काउंटेड आइटम अपॉन टोटल आइटम। तो 4 का डिस्काउंट है अपॉन टोटल 18 के ऊपर, तो 18 का चीज पर 4 का छूट मिला, तो 14 हमने पे किया। और फिर बोला गया सपोज अ कस्टमर पेज फॉर 14 आइटम, अच्छा उसके पहले एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन द होल डील। इतना करने के बाद भी उसे 33% का फायदा हो रहा है। सपोज कि एक आदमी 14 आइटम खरीदा, तो हाउ मच परसेंट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम मोर देन इट्स परचेज प्राइस, कितना मार्कअप कर दिया होगा कि उसके बाद भी उसको 33% का फायदा हो रहा होगा। मान लेते हैं कि सीपी रहा होगा और इस पर मार्कअप करने के बाद एमपी हो गया होगा, और इसके बाद जो फायदा का परसेंटेज आया कि 100 का सामान 133 में बिक गया। कॉन्सेप्ट ये होता है दिस इंटू दिस इंटू दिस बराबर दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस बराबर दिस। मतलब सीपी की वैल्यू क्या होगी 20 गुणे 18, 100 बटे 20 गुणे 18। एमपी की वैल्यू क्या होगी 19 गुणे 14, 133 के अपॉन में। तो सीपी इज टू एमपी क्या आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा 100 अपॉन 18 गुणे 2 360, और 133 अपॉन 19 गुणे 14। 19 से काट दो, साफ साफ कट रहा है, 7 से भी काट दो, 7 दूना 14, 2 से काट दो, 180 बार में गया, 180 यहां जाएगा, तो 100 सीपी रहा होगा तो एमपी 180 रहा होगा, 80% का मार्कअप रहा होगा। बढ़िया सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसको काउंट करेंगे हम लोग, पेपर में कर पाना टफ है, लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब मैं मूव करूंगा, मेरे एक ही सवाल आई थिंक मेरे से छूटा हुआ है, और सारे सवाल हमने कर दिया है। हाँ, एक सवाल हमने और छोड़ा है जो कि पहला क्वेश्चन है। अगर मुझसे बोला जाए जो ये 30 सवाल का सेट था, क्या आप 30 सवाल में से 27 सवाल निपटा चुके हो? अगर आप 26 से 27 क्वेश्चन किए हो तो कमेंट बताओ कि हाँ सर मैं 26 से 27 क्वेश्चन किया हूं। मैं आपको अभी श्योर करता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आप में भी बहुत अच्छे रैंक पर जाओ, आपका बहुत टॉप मार्क्स है अगर 26 से 27 कर पाए हो। अगर आप 20 से 25 के बीच में हो तो भी आप सिलेक्शन लेने के चांसेस आपकी बहुत हाई है, क्योंकि ये अच्छे लेवल का मौका है, ऐसा भी नहीं आता है पेपर, सीरियसली बता रहा हूं। अगर 20 से 25 भी कर लिए हो, 20 से कम किए हो तो थोड़ा सा रिवीजन पे फोकस कर दो, 3-4 दिन टाइम है, 2-4 क्वेश्चन ज्यादा बनने लगेंगे। अगर आप लेस देन 20 हो तो थोड़ा सा आप अपने रिवीजन पे फोकस कर दो, लेस देन 20 हो तो थोड़ा अपने रिवीजन पर फोकस करो। आप हमें कमेंट में बताओगे कि आप कितना क्वेश्चन कर पाए और क्या ओझा बाबा को यहां तक झेल पाए। जो झेल गया मैं गारंटी बोलता हूं वो खेल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ समझ में ना आए, आपका दिमाग उड़ जाए, ब्लास्ट कर जाए। ऐसे भी सवाल हो सकता है क्या, इस तरह से भी सोचा जा सकता है क्या,
इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब इस सवाल पर आते हैं। अगर मैं पेपर में हूं मेरे भाई, इस सवाल में छोड़ दूंगा, मैं अलग सेक्शन पे पूरा फोकस करूंगा। मैं अगर पेपर में हूं, इस सवाल को छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है कि एक सवाल मेरा सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। मैं इस सवाल से आपको यह लर्निंग देने आया हूं कि जरूरी नहीं कि आप हर पेपर में 30 में से 30 सवाल करोगे। आप अगर 30 में से 27 भी कर पाते हो, 28 भी कर पाते हो, 29 भी कर पाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक सवाल आप छोड़ भी दोगे तो आपकी नौकरी हो जाएगी। ये सवाल आपको ये लर्निंग दे रहा है। ये आपका बिल्कुल ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं एक सवाल छोड़ दूंगा, मुझे तो 30 में 30 करने हैं, फिर यूट्यूब पे रील बनाने हैं कि मैंने 30 में 30 किया है। ऐसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट सिलेक्शन लेने वाला होना चाहिए, टॉप करने वाला होना चाहिए। और वो वही कैंडिडेट करता है कि जो हर सेक्शन पे प्रॉपर फोकस करता है। एक मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम ना बर्बाद करके वो अदर सेक्शन को ढंग से अटेम्प्ट करेगा, वहां पे अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करेगा, सही तरीके से बनाएगा। क्योंकि हर मार्क्स, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स मिलने हैं, वो चाहे मैथ के हैं चाहे रीजनिंग के हैं। तो आपको ईगो पे लेकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मैं इस सवाल को छोड़ूंगा, किसी और क्वेश्चन रीजनिंग जीके पर टाइम दूंगा। फिर अगर हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया, मेरे पास प्रॉपर टाइम बचा हुआ है, अब मैं बैठ गया हूं, अब मैं इस सवाल को करूंगा। क्यों? क्योंकि ये डिफिकल्ट है। ये पेपर करने वाला ही नहीं है, पेपर में करने वाला सवाल ही नहीं है। इस सवाल को 5 मिनट लगेगा तो भी शायद आंसर आए ना आए, इतना लेंदी है भाई। तो मैं जो लर्निंग दिया, उम्मीद करता हूं ये लर्निंग आपको मिला होगा। आ जाओ इस क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। सवाल है मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये आपको किसी टीचर के फी देने से नहीं मिलेगा लर्निंग, ये आपका एक्सपीरियंस वाला लर्निंग है, पेपर अटेम्प्ट करने वाला लर्निंग है। ये जो पेपर दिया है, पेपर पास किया है, वही सिखा सकता है। ये मैं आपको पेपर ओरिएंटेड बात बताया हूं, एकदम प्रैक्टिकल बात बताया हूं, एग्जाम में अप्लाई होने वाला बात बताया हूं। चलो पहले सवाल को समझते हैं। देखो, बोला गया है कि बैंक 9.6% का एनुअल सीआई देता है। आराम से समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। हाफ ईयरली बेसिस पर देता है। एक कस्टमर डिपॉजिट 8908 रुपए ऑन 1 जनवरी ऑफ अ ईयर। आज 8908 रुपए किसी ने जमा कर दिया। अब हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। दूसरा जो जमा हो रहा है 1 जुलाई को हो रहा है, फिर से 8908 रुपए। हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, मतलब मुझे पहले 6 महीने का 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक इस पर ब्याज मिल जाएगा 4.8%। ये मेरा कब से कब तक का है? 1 जनवरी से 1 जुलाई तक। और मुझे फिर से इस पर 4.8% और मिलेगा। ये कौन सा मिलेगा सर? 1 जुलाई से अगले 1 जनवरी तक, क्योंकि मुझसे बोला गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। और मुझे फिर इस पर भी तो मिलेगा सर, तो इस पर भी 4.8% मिलेगा। ये 1 जुलाई से 1 जनवरी। सर जो सीआई होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देता है, तो इस इंटरेस्ट के ऊपर भी तो मुझे 4.8% मिलेगा 1 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में। बोलेंगे हाँ सर। बहुत लोगों को दिमाग में नहीं समझ में आया होगा। अभी एक एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। बेसिक एग्जांपल दूंगा। मैं बोला मेरे पास 100 रुपए है, आज हमने 100 रुपए जमा कर दिए, और मान लेता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली 20% है और हाफ ईयरली 10% है। तो पहले 6 महीने 10% इस पर ब्याज लूंगा। बोलोगे हाँ सर, 10% 10 रुपए का ब्याज हो गया। अब फिर से 6 महीने बाद 100 रुपए अगर जमा करूंगा तो बोलूंगा इस पर भी 6 महीने का 10% ब्याज मिलेगा। लेकिन जो पहला 100 रुपए था वो 1 जनवरी को जमा हुआ था, तो उस पर 1 जनवरी से लेकर अगले साल के 1 जनवरी तक ब्याज मिलेगा। तो इस पर आपके पूरे 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100 21% का ब्याज मिलेगा। तो इसी को मैं ऐसे लिखा हूं कि एक बार इस पर 10% यहां मिल जाएगा और एक बार इसके 10 पे 10% मिल जाएगा। एक बस मैं ये लिखा हूं, लिखने का पैटर्न अलग है। फिर से समझाता हूं, मुझे पता है काफी लोगों के दिमाग में नहीं गया होगा, परेशान मत हो। फिर से समझाता हूं, इसको छोड़ दो, डिलीट कर दो। फिर से मेरे पास समय ही समय है। मान लेता हूं कि मेरा नाम है अभिषेक ओझा। हमने आपसे मांगा भैया हमें 100 रुपया दे दो। आप बोले ले लो सर, 20% के रेट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। प्रिंसिपल आपने 100 रुपया दिया। आपने आपके महिला मित्र आपको सिखा दी कि सर से ना हाफ ईयरली ब्याज लो। तो आपके दिमाग में आया कि मैं जो रेट है वो हाफ ईयरली लूंगा सर आपसे। हमने बोला ठीक है, मजबूरी का फायदा आप उठा लो। ठीक
बोलोगे हाँ सर। अब हुआ क्या, 1 जनवरी को आपसे हमने पैसा मांगा, हमें पनीर खाना था 100 रुपए में, तो ठीक है भैया 100 रुपए पर आपने हमें दे दिया। अब आपने ये 1 जनवरी को दिया है, फिर 1 जुलाई को आपके पास आए कि 100 रुपया और दे दो, आप फिर से बोलोगे हाफ ईयरली लेना है, तो आप 1 जुलाई को फिर से हमें 100 रुपए दे दिए। अब गेम क्या होगा, मैं बोला कि आपने बोला कि जनवरी के एंड में हमें पूरा ब्याज सर दे दीजिएगा 1 साल बाद, तो इस 100 रुपए पर आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा और इस 100 रुपए पर आपको 6 महीने का ब्याज मिलेगा। अभी 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज मिलेगा, तो आप 6 महीने का 2 पेयर चलेगा कि पहले 6 महीने में आप 10% का ब्याज लोगे और अगले 6 महीने में 10% का ब्याज लोगे, तो टोटल ब्याज आएगा 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100, तो पहले 100 रुपए पर आपका 21% का ब्याज आएगा। और जो आपका जो जुलाई में आप 100 रुपए दिए इस पर सिंपल 10% का ब्याज आएगा, तो आप बोलोगे 100 का 21% का जो ब्याज आएगा वो 21 रुपए का ब्याज है, और जो अगले 100 रुपए का ब्याज है उस पर 10% का ब्याज है, तो 10 रुपए का ब्याज है, 21 10 31 का ब्याज है। ये आपको समझ में आया कि हमने सर को एक बार जनवरी में 100 रुपए दिए, एक बार जुलाई में 100 रुपए दिए, तो साल भर बाद सर से 31 रुपए का इंटरेस्ट लेना है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के समझो, कैसे, ट्री मेथड से। हमने बोला 100 रुपए का आपने जनवरी में दिया, इस पर आप पहले 6 महीने में 10% ले लेंगे, ये 1 जनवरी से 1 जुलाई तक का। अब आप 1 जुलाई से 1 जनवरी तक अगला 6 महीने का 10% इस पर लेंगे, और भी आपने यहां पर 100 रुपए दिया तो यहां पर भी आप 10% लेंगे, ठीक। और मैंने बोला कि जो आपका पहले 6 महीने का ब्याज था उस पर आप 1% और देंगे, मतलब 10% इस पर देंगे। अगर आप जोड़ोगे तो 10 10 20 10 30 1 31% का ही ब्याज आया, और यहां पर भी आपका 31% का ही ब्याज है, डिफरेंट नहीं है, बस ये लिखने का तरीका अलग था, इससे आपको चीजें आसान हो जाएगी। जानते हो कैसे, अगर ये प्रिंसिपल होता तो पी रुपए होता, तो पी का R%, तो 1 साल में आप सीधा बोलते 3R% का ब्याज आएगा, और जो आखिरी का ब्याज आ रहा है वो पी का R% आ रहा है। मतलब आप यहां पर सीधा ये बोलोगे कि सर 8908 पर 1 साल का जो ब्याज आ रहा है 4.8 प्लस 4.8 प्लस 4.8 आपका 48 गुणा 3 सीधा बोल दो, या फिर आप गुणा भी कर सकते हो, 48 तिया कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 चौके 12 1 13, 3 चौके 12 2 14, 48 तिया 144, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि 0.144% का ब्याज आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने 4.8 जोड़ दिया, तो गलत जोड़ दिया लग रहा है, 8 तिया 24 की 4 4 तिया 12 2 14, तो 14.4 आया, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.144 हो जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हो इस पर 14.4% का ब्याज आया। और जो मेरा अगला 8908 था उसके 48% 4.8% पर फिर से एक बार 4.8% का ब्याज आया। ऐसे करने का फायदा है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो आप ऐसे गुणा करते करते थक जाओगे। अब यहां पर आप इजीली कर ले जाओगे, इजीली तो नहीं कर पाओगे लेकिन कर ले जाओगे, बस ये मैं बताना चाहता हूं, इजीली नहीं कर पाओगे, इजी का कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर एक काम आप कर सकते हो, तो 8908 इंटू 4.8 कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लिया सर, तो ये क्या बच गया, 3 प्लस 4.8/100, तो 103 प्लस 4 107.8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 107.8/100। अब मैं क्या करूं भाई, तुम खुद बताओ ना, मैं टीचर हूं, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं क्या करूं? क्या ये सवाल पेपर में करने लायक है? खुद से पूछो। यहां पर मैं आपके सामने आंसर रट के आके फोन से कैलकुलेटर उठा के कर दूंगा, लेकिन पेपर में करने लायक है? जिस हिसाब से डेटा सेट किया गया है ये पेपर में करने लायक सवाल है? बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से ऑप्शंस को सेट किया गया है करने लायक है? बिल्कुल नहीं है। अब सोचो ऑप्शन कैसे सेट किए गए हैं, 1303.08, 1303.27। अब ये सवाल मुझे याद है क्योंकि हमने इस सवाल को 3 से 4 बार करा दिया और आंसर आएगा 1303.27। अब खुद सोचो कि थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में गलती की तो आप ऑप्शन ए और सी में गलती कर दोगे। मैं आपके सामने गुणा करता हूं बेसिक से, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप इस सवाल को छोड़ देना। मैं गुणा करना शुरू करता हूं। 8908 से 107 में गुणा किया तो 8908 पर 2 जीरो, ठीक बोलेंगे हाँ सर। फिर जीरो से खत्म हो गया, 7 से गुणा किया तो 7 8 56 की 6 5 बचा, 7 0 5 हो गया। 7 से गुणा किया 7 9 63 की 3 6 बचा, 7 8 56 और 3 59।
सर 0.8 से कर दो। 8 8 64 की 4, 6 बचा, 8 0 6 हो गया। 8 से करोगे 8 9 72 की 2, 7 हो गया। 8 8 64 और 7 71 हो गया। 0.8 से करने पर इतना बड़ा नंबर आएगा यार, गड़बड़ लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। 8 8 64 की 4, 6 बचा, 8 0 6। चलो ठीक है, देखते हैं। सबको जोड़ा तो क्या मिला, 6 6 12 की 2, 5 2। देखो मैं चाहूं तो कैलकुलेटर उठा के कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर रहा हूं। 5 2 7 1 8, 8 3 11 1 12 की 2, 9 7 16 1 17 की 7, 9 5 14 1 15 की 5, 8 1 9। अब मुझे पता है 100 से डिवाइड होने वाला है, कोई बात नहीं, भी 100 से नहीं डिवाइड करते हैं, इसमें 4.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4.8 से। अभी सवा को 4.8 से करोगे तो एक बार 4 से करो, एक बार 8 से करो और जोड़ दो। सिंपल तरीका यही है, कर देते हैं, हटाओ। 4 से करो, 8 से करो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक बार 8 का टेबल पढ़ देते हैं, एक बार 6 का टेबल पढ़ देते हैं, तो भी हो जाएगा। चलो यही करता हूं, इस 48 को 8 इंटू 6 में ब्रेक कर लिया। 8 का टेबल पढ़ा तो 8 चौके के 32 का 2, 3 बचा, 8 दूने 16 3, 19 की 9, 1 बचा, 8 8 64 और 1 65 की 5, कितना बचा भाई, 65 की 5, 6 बचा, 8 दूने 16 6 22 की 2, 1 2 बचा, 8 7 56 2 58 की 8, 5 बचा, 8 5 40 5 45 की 5, 4 बचा, 8 9 72 और 4 76। अब इसमें 6 से कर दो, बस डेसिमल याद रखना, 2 डिजिट के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। 6 दूना 12 की 2, 1 बचा, 6 9 54 1 55 की 5, थोड़ा दूर लिखता हूं, 55 की 5, 5 बचा, 6 5 30 5 35 की 5, 3 बचा, 6 दूना 12 और 3 15 की 5, कितना लेम दिया आएगा, 1 6 8 48 49 की 9, 4 बचा, 6 5 30 4 34 की 4, 3 बचा, 6 6 का 36 3 39 की 9, 6 7 42 3 45। कहीं गलती कर दिया यार, मुझे नहीं पता क्या गलती किया हूं, हमें नहीं पता क्या गलती किया है, कहां गलती किया हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूं, प्योर रॉ, कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, प्योर मैं अपने आप को रॉ आपके सामने रखा हूं, अनफिल्टर्ड रखा हूं, कोई फिल्टरेशन नहीं है। जो मेरे आपके सामने है वही मेरा रियल फेस है, कि मैं भी इस क्वेश्चन को अगर पेपर में कर रहा होऊंगा, यार मैं क्या, कोई टीचर ही कर रहा होगा, कोई बहुत महान टीचर ही कर रहा होगा, देयर इज हाई चांस कि उस इंटेंस माहौल में, उस प्रेशर में वो गलती कर सकता है, जहां पर लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में उसको 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के और 40 जीके के सवाल को करना है, वो गलती कर सकता है। चैलेंज को आप समझो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मुझे आराम से रिलैक्स दे दिया कि मैं एक एक लाइन लिख के गूढ़ा कर रहा हूं, जो कि मैं रिलैक्स ही कर रहा हूं अभी, तो भी गलती कर सकता है। चैलेंज को आपको समझाने के लिए सवाल रखा हूं, और ये पेपर का सवाल है, मैं अपने घर से तो रखा नहीं हूं, बस मैं ये सिखाने के लिए रखा हूं कि लो गलती कर दिया ना तुम्हारे सामने, कहां गलती किया हूं मुझे नहीं आइडिया है, मैं कहां एरर किया हूं मुझे ये भी नहीं आइडिया है, लेकिन हमने गलती किया, हमने गलती किया, तो आप भी गलती कर सकते हो। हमने कहां गलती किया, 8 चौके के 32 का 2, 8 दूना 16 6 तो 19, 8 8 64 और 1 65 की 5, 8 दूना 16 6 22 का 2, 8 7 56 2 58 की 8, 5 8 40 5 45 की 5, 4 8 9 72 4 76, 6 से गुणा किया ये आ गया। नीचे अगर 100 गुणे 100 डिवाइड भी करूंगा तो मुझे कोई आंसर ही नहीं दिख रहा है, कोई आंसर ही नहीं दिख रहा है, मे भी हमने कोई नंबर मिस कर दिया है, कुछ ना कुछ तो मैं मिस कर दिया हूं, हाँ मिस तो कर दिया है, एक चीज मुझे मिल गया, तुम लोगों को मिला होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे मिल गया। यहां पर जब कॉमन करूंगा तो ये कॉमन होगा तो ये 3 बजेगा, 100 या 300, 304.8 से गुणा करना होगा। समझ में आया कहां गलती किया हूं, तुम लोग देखता है लेकिन बोलता नहीं है कि बता दूं सर गलती कर दी है, तो यहां कॉमन 8908 इंटू 4.8 कॉमन करूंगा तो यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 4.8 अपॉन 100, तो 100 या 300 प्लस 4 304.8। देखो उतना भी डिफिकल्ट गुणा नहीं है, लेकिन एक सवाल प्रेशराइज कर रहा है, एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में प्रेशराइज करेगा। शायद मैं सही कर सकता था, मैंने कुछ लेकिन गलती कर दी है, क्योंकि प्रेशराइज कर रहा है, पेपर में भी प्रेशराइज करेगा। ठीक है, फिर से गुणा कर सकता हूं, ऐसा नहीं गुणा नहीं कर सकता हूं, फिर से मैं गुणा कर सकता हूं, 3 से कर दूं, 3 8 24 की 4, ऊपर कर दो क्या स्पेस मिलेगा, आ जाओ ऊपर करता हूं, चलो कर ही देता हूं, खड़ा हूं तो 3 8 24 की 4, 2 बचा, 3 0 2,
3 9 27 की 7, 2 बचा, 3 8 24 और 2 26, 2 0 हो गया। अब मैं आपको 3 के बाद 4 से कर रहा हूं। 4 8 32, 4 9 36 की 6 और 4 8 32 और 3 35। अब मैं 8 से कर रहा हूं। 8 8 64 की 4, बोलोगे ठीक है सर। 8 0 6 और 8 से करोगे 8 9 72 की 2 7, 8 8 64 और 7 कितना होगा 71। सब कुछ सही है, सबको जोड़ दो। 6 2 8, 3 2 5, 6 4 10 1 11, 5 2 7 7 14 15 की 5, 7 3 10 1 11, 26 1 27। यही आया था ना लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं है। अब इसे मुझे 4.8 से करना है, तो 4.8 का तरीका मैं वही रखता हूं, एक बार 6 से एक बार 8 से गुणा कर देता हूं। 8 का टेबल पढ़ा, 8 चौके 32 का 2, 3 बचा, 8 8 64 3 67 की 7, 6 बचा, 8 5 40 और 6 46 की 6, 4 बचा, 8 1 8 4 12 की 2, 1 बचा, 8 5 40, कहां तक पढ़ा था, 40 1 41 की 1, 4 बचा, 8 1 8 4 12 की 2, 8 7 56 1 57 की 7, 8 2 16 और 5 21। अब इसमें 6 से कर दो, करके देखते हैं भाई। 6 2 12 की 2, 1 बचा, 6 7 42 1 43 की 3, 4 बचा, 6 6 36 4 40 की 0, 4 बचा, 6 कम 6, 6 2 12 4 16 की 6, आपका क्या बचा, 1 बचा, 6 2 12 1 13 की 3, यहीं तक किए थे ना, 6 2 12 की 2, 6 7 42 1 43 की 3, 6 6 36 4 40 की 0, 4 बचा, 6 2 12 4 16 की 6, 6 एकम 6, थोड़ा सा गलती कर दिया हूं, 1 7, 6 2 12 की 2, 6 7 42 1 43 की 3 और 21 छक्के 126 और 4 130, तो 1303.27 जो आएगा वो सही आंसर आएगा। 1303.27 जो आएगा वो सही आंसर आएगा। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। इस सवाल से जो लर्निंग मुझे देना था प्रॉपर आपके सामने हमने वो लर्निंग दिया है और मैं अपने तरफ से 100% आपको दिया है सिखाने का। हमने सिर्फ ये सिखाने नहीं आया हूं कि आप इस सवाल को कैसे करोगे, मैं जो सिखाने आया था इस सवाल को क्यों छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे। कोई टीचर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिक यहां पर बता रहा है इस सवाल का, बिल्कुल ध्यान मत देना, पेपर में नहीं लगा पाओगे। मुझे कई सवाल के ऐसे ट्रिक आते हैं जो मैं देखते कर दूंगा, वो नहीं सिखाता हूं। जो मैं आज से 4 साल पहले पेपर देता था और जो चीजें मैं यूज कर पाता था वही चीजें सिखाया हूं। बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं सिखाया हूं ना जो मैं खुद अप्लाई नहीं कर पाता था। जो आज अप्लाई करने लगा हूं एज ए टीचर, उस पार्ट को भी हमने हटा दिया। एज एन स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट जो मैं कर सकता हूं और जो मैं किया करता था उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। उम्मीद करता हूं कि आप हमें 1 घंटे 2 मिनट 26 सेकंड 27 सेकंड झेल दिए होंगे। अगर आप यहां तक झेले होंगे मतलब कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो। आप सीखना आपका पर्पस है, सिलेक्शन लेना आपका पर्पस है। तो हम लोग आएंगे सेट 5 के साथ जो कि आखिरी सेट होगा और ये सेट थोड़ा एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर से बने क्वेश्चनों के साथ होगा। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार। अगर आप रेलवे योद्धा पर पहली बार आए हो, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो, जेन्युइन पढ़ना चाहते हो, सिचुएशन और माहौल को समझना चाहते हो, एग्जाम का सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।